ईरान ने इस हमले के जवाब में जब कार्रवाई की तो इंटरनेशनल मीडिया ने इसे रिटेलिएशन कहने के बजाय एस्केलेशन कहा। यानी ऐसा दिखाया गया कि ईरान इस लड़ाई को बढ़ाना चाहता है। इजरायली गवर्नमेंट लेकिन ईरानियन गवर्नमेंट को इंटरनेशनल मीडिया ईरानियन रजीम कहती है। वो भी उस देश के लिए जो पिछले 2 साल से जेनोसाइड कमिट कर रहा है, 4 देशों पर हमला कर चुका है, गजा के छोटे छोटे बच्चों को भूखा मार रहा है। के बाद भी इंटरनेशनल मीडिया को अगर देखें तो ऐसा लगता है इसराइल ने जो कुछ भी किया है वो सब जस्टिफाइबल है। एक तरफ इंटरनेशनल मीडिया ईरानी सरकार को ईरानी रजीम कहती है जो बहुत कमजोर है, जहाँ के लोग इंतजार कर रहे हैं कि अमेरिका आएगा, बम मारेगा और ईरानी लोगों को आजाद कराएगा। दूसरी ओर ईरान को इनटॉलरेबल रिस्क बताती है जो बहुत ताकतवर है। ये दोनों बातें एक साथ सही कैसे हो सकती है? या तो ईरान इनटॉलरेबल रिस्क है जो बहुत ताकतवर है, या फिर ईरान इतना कमजोर है कि वो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। वैसे भी इंग्लिश में एक लाइन है दैट एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, मतलब प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। किसी भी लोकतंत्र में मीडिया चौथा स्तंभ होती है, या यूं कहें कि आज की लोकतांत्रिक दुनिया में मीडिया का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन अब यही मीडिया आपसे झूठ बोलने लगी है, मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन का सबसे बड़ा सोर्स बनती जा रही है, फिर वो चाहे नेशनल मीडिया हो या इंटरनेशनल मीडिया। और नेशनल मीडिया का क्या हाल है ये आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जरूर देखा हो, जहां किसी ने इस्लामाबाद पर कब्जा करवा दिया था, तो किसी ने इंडियन आर्मी को लाहौर में घुसा दिया था, तो किसी ने पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ का सरेंडर करवा दिया था, तो किसी ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर को गिरफ्तार करवा दिया था, किसी ने आईएनएस विक्रांत से कराची पर हमला करवा दिया था, तो किसी ने कुछ। ये हाल था हमारी नेशनल मीडिया का। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया का हाल भी कुछ खास ठीक नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया भी अब लोगों को मिसलीड करने में लगी हुई है और उनसे जितना बन पा रहा है वेस्टर्न प्रोपेगेंडा को प्रमोट कर रहे हैं। कैसे? देखिए, जब भी बात आती है न्यूज की तो हेडलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि ज्यादातर न्यूज रीडर्स हेडलाइन पढ़कर आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि हेडलाइन से पता चल जाता है कि आर्टिकल में क्या कुछ लिखा हो सकता है। और ये इंटरनेशनल मीडिया इन्हीं हेडलाइंस में घपला करती है। अब मैं बताता हूँ कि इंटरनेशनल मीडिया कैसे इन हेडलाइंस में घपला करती है। भी रिसेंटली जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो इंटरनेशनल मीडिया ने इसे प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक बताया। अब प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक क्या है वो जान लीजिए। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक बेसिकली वो हमला होता है जैसे आपको शक है कि आपका दुश्मन आप पर हमला करने वाला है और उसकी तैयारियां कर रहा है। ऐसे में वो हमला करे उससे पहले ही आप उस पर हमला करके उस हमले को, खतरे को कम कर दें। ऐसे ही हमले को प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कहा जाता है। लेकिन ईरान ने इस हमले के जवाब में जब कार्रवाई की तो इंटरनेशनल मीडिया ने इसे रिटेलिएशन कहने के बजाय एस्केलेशन कहा। यानी ऐसा दिखाया गया कि ईरान इस लड़ाई को बढ़ाना चाहता है। इजराइल को स्टेटमेंट जारी करता है तो इंटरनेशनल मीडिया इसे वार्निंग बताता है। लेकिन ईरान जब कोई स्टेटमेंट जारी करता है तो इंटरनेशनल मीडिया इसे थ्रेट बताता है कि भैया ईरान ने धमकी दी। इजरायली गवर्नमेंट लेकिन ईरानियन गवर्नमेंट को इंटरनेशनल मीडिया ईरानियन रजीम कहती है। जबकि ये बताना भूल जाते हैं कि पिछले 17 सालों से नेतन्याहू इजराइल की सत्ता में गाहे बगाए सही लेकिन बने हुए। हाँ, ईरान में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिनकी हेडलाइंस बननी चाहिए, जिनकी न्यूज बननी चाहिए, लेकिन इस तरह से ब्रेन वॉशिंग और व्हाइट वॉशिंग नहीं होनी चाहिए। वो भी उस देश के लिए जो पिछले 2 साल से जेनोसाइड कमिट कर रहा है, 4 देशों पर हमला कर चुका है, गजा के छोटे छोटे बच्चों को भूखा मार रहा है। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया को ये सब नहीं दिखता है। जब भी वो हेडलाइन बनाते हैं तो हेडलाइन में घपला कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये हेडलाइन देखिए, द चिल्ड्रन इन गाजा आर स्टार्विंग, मतलब गजा के बच्चे भूखे मर रहे हैं, उनको कोई मार नहीं रहा है। जबकि हेडलाइन ये होनी चाहिए, द चिल्ड्रन इन गाजा आर बीइंग स्टार्व्ड टू डेथ बाय इजराइल। लेकिन ये हेडलाइन कैसे बन सकती है? इतना कुछ करने के बाद भी इंटरनेशनल मीडिया को अगर देखें तो ऐसा लगता है इसराइल ने जो कुछ भी किया है वो सब जस्टिफाइबल है। वैसे भी इंग्लिश में एक लाइन है दैट एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, मतलब प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। नहीं, प्यार का पता नहीं, लेकिन जंग में सब कुछ जायज नहीं होता है। जंग में आप बच्चों पर गोली नहीं चला सकते, औरतों को नहीं मार सकते, बूढ़े लोगों को नहीं मार सकते, बीमार लोगों को नहीं मार सकते, और आटा लेने के लिए लाइन में लगे हुए लोगों पर भी गोलियां नहीं बरसा सकते, ना ही उनके आटे में ड्रग्स मिला सकते हैं, क्योंकि ये सारे काम वॉर क्राइम्स है जिसे आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया ने ये सब कुछ जस्टिफाई किया है इसराइल के बिहाफ पर। अमेरिका के ईरान पर हमले से कुछ दिन पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक आर्टिकल छापा था। इस आर्टिकल के हेडलाइन में लिखा था कि ट्रम्प के पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, पहला डिप्लोमेसी, वो भी आखिरी चांस, और दूसरा बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स। मतलब सीधे सीधे बताने की कोशिश की अगर डिप्लोमेसी फेल होती है तो अमेरिका को ईरान पर हमला कर देना चाहिए। ये वही समय था जब ईरान और अमेरिका दोनों ओमान में न्यूक्लियर डील को लेकर बातचीत कर रहे थे। Very first US-Iran nuclear talks in many years have begun in Oman. Iran says that the two sides have entered into indirect talks via an intermediary in the Omani capital city of Muscat. इतने में इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया और ये बातचीत वहीं ठप हो गई। Israel has launched what it calls a preemptive strike on Iran's nuclear facilities and other military targets. इसके बाद अमेरिका ने भी ईरान पर बंकर बस्टिंग बॉम्ब से हमला किया और उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज को डिस्ट्रॉय कर दिया।
Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. इस हमले के बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक और हेडलाइन लिखी, इसमें लिखा था ट्रंप का सही और बहादुरी भरा फैसला। अब सवाल यह है कि किसी संप्रभु देश पर 30,000 पाउंड का बम मारना, उनकी सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का उल्लंघन करना, ये कब से सही और बहादुरी भरा फैसला हो गया। अब वॉल स्ट्रीट जर्नल का ये एडिटोरियल देखिए, जिसमें वो ईरान को इनटॉलरेबल रिस्क और ट्रंप को ईरानियन न्यूक्लियर थ्रेट से दुनिया को बचाने वाला हीरो बता रहे हैं। एक तरफ इंटरनेशनल मीडिया ईरानी सरकार को ईरानियन रिजीम कहती है, जो बहुत कमजोर है, जहां के लोग इंतजार कर रहे हैं कि अमेरिका आएगा, बम मारेगा और ईरानी लोगों को आजाद कराएगा। दूसरी ओर ईरान को इनटॉलरेबल रिस्क बताती है, जो बहुत ताकतवर है। ये दोनों बातें एक साथ सही कैसे हो सकती हैं? या तो ईरान इनटॉलरेबल रिस्क है जो बहुत ताकतवर है, या फिर ईरान इतना कमजोर है कि वो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। बात जब ईरान की आती है तो इंटरनेशनल मीडिया उसे हेड ऑफ द स्नेक कहती है और उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को दुनिया के लिए खतरा बताती है। वही न्यूक्लियर प्रोग्राम जो IAEA की निगरानी में, और IAEA ने खुद कहा है कि इस बात के कोई सबूत नहीं है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। That we did not have, as in coincidence with some of the sources you mentioned there, that we did not have any proof of a systematic effort to move into a nuclear weapon. इवन यूएस की नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गेबार्ड ने भी कहा है कि 2003 में सस्पेंड किए गए न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को ईरान ने दोबारा से शुरू नहीं किया है। The IC continues to assess that Iran is not building a nuclear weapon, and Supreme Leader Khamenei has not authorized the nuclear weapons program that he suspended in 2003. The IC continues to monitor closely if Tehran decides to reauthorize its nuclear weapons program. ईरान ने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी NPT भी साइन कर रखी है, लेकिन इजराइल ने ना ही NPT साइन की और ना ही उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम किसी इंटरनेशनल रेगुलेशन के अंदर आता है। And still, Iran is called a destabilizing force in the Middle East. जबकि इजराइल ने इसी साल 4 देशों पर हमला किया और गजा को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। इतना सब कुछ करने के बाद भी इजराइल को कभी डिस्टेबलाइजिंग फोर्स नहीं कहा गया। गजा की कवरेज तो शुरू से ही ठीक से नहीं की गई, महीनों तक हुई उनके साथ एट्रोसिटीज को नजरअंदाज किया गया। इवन इजराइल और ईरान के बीच चले 12 दिन की जंग को गजा से ज्यादा टेंशन मिली, जहां अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मीडिया इजराइल सेल्फ डिफेंस कर रहा था। आज दर्जनों फलस्तीनी रोज मारे जाते हैं गजा में, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में उन्हें कोई खास कवरेज नहीं मिलती है। लेकिन जब ईरान ने रिटेलिएटरी अटैक किया इजराइल पर और वहां कुछ लोगों की जान गई, तो इंटरनेशनल मीडिया ने उसे कैसे दिखाया? In Israel itself, at least 24 people have been killed and nearly 600 injured since the fighting started last week. अब इजरायली विक्टिम्स को इंटरनेशनल मीडिया में खूब कवरेज मिली, खूब अटेंशन मिली और मिलनी भी चाहिए। वो विक्टिम है, उनको रिपोर्ट किया जाना चाहिए। लेकिन क्या दूसरी तरफ के विक्टिम्स को उतनी अटेंशन मिली? शायद नहीं। इजराइल के किए हमलों में ईरान में 1000 लोगों की मौत हुई, तो इंटरनेशनल मीडिया ने इसे प्रीएम्प्टिव और प्रिसाइज अटैक बताया। दूसरी ओर ईरान के हमलों में इजराइल में एक हॉस्पिटल भी जद में आया, तो इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू रोते भी लगते नजर आए और दुनिया को ये बताते नजर आए कि देखो ईरान कितना ईवल है, उसने हॉस्पिटल पर हमला किया। They're targeting a hospital. In this hospital there are patients who are immobile, they can't even move. Right next to it is a children's ward, a baby's ward, infants. सच में ये लोग हॉस्पिटल पर हमले की बात कर रहे हैं? ये नेतन्याहू वही है जिसने गजा के दर्जनों हॉस्पिटल पर बम मारकर जमींदोज कर दिया है और गजा के पूरे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर दिया है, और उसके बाद भी इंटरनेशनल मीडिया कि गजा में ब्लास्ट हुआ है, मतलब किसी ने बम मारा नहीं है, अपने आप फटा है। इसके बाद एक और हेडलाइन आई कि ईरान गजा के हॉस्पिटल पर हुए हमले को एंटी इजराइल और एंटी यूएस प्रोपेगेंडा फैलाने में कर रहा है। प्रोपेगेंडा मतलब हॉस्पिटल पर हमला हो और कोई कुछ बोले भी ना, और बोल दे तो मीडिया के मुताबिक प्रोपेगेंडा किया जाए। अभी पिछले दिनों ग्रेटा थनबर्ग और उनके कुछ साथी गजा ब्लॉकेड को खत्म करने के लिए एक शिप में खाने का कुछ सामान और दवाइयां लेकर इटली से गाजा की ओर चल देते हैं। ये शिप अभी गाजा से 200 किलोमीटर दूर इंटरनेशनल वाटर्स में ही था कि इजरायली फोर्सेस ने इस पर हमला किया और जितने एक्टिविस्ट थे सबको अरेस्ट करके उनको वापस भेजा। Welcome back. Can we have a word? Could you tell us, on international waters we were illegally attacked and kidnapped by Israel. उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया ने ये हेडलाइन बनाई, दैट इजराइल बोर्डेड ऑन गाजा बाउंड एड शिप, मतलब हमले को ये लोग बोर्ड करना बता रहे हैं। साथ ही ज्यादातर वेस्टर्न मीडिया ने यह भी नहीं बताया कि जब इजरायली फोर्सेस ने हमला किया तब ये शिप इंटरनेशनल वाटर्स में थी। तो शायद एक सवाल भी उठता है कि इंटरनेशनल वाटर्स की रखवाली इजराइल कब से करने लगा है और उसे इंटरनेशनल वाटर्स में किसी शिप को रोकने या उस पर हमला करने का अधिकार किसने दिया? ये सारे सवाल इंटरनेशनल मीडिया ने इजराइल से नहीं पूछे या किसी से भी नहीं पूछे। वैसे मैं इस बात पे खुश हूँ कि इजराइल ने इन एक्टिविस्टों को जिंदा छोड़ दिया, क्योंकि इससे पहले भी गजा के नावल ब्लॉकेड को तोड़ने की कोशिश हुई थी। तब इजरायली फोर्सेस के हमले में 10 लोगों की मौत हुई थी। हुआ यह था कि 2010 में गजा के नावल ब्लॉकेड को तोड़ने और गजा के लोगों तक मानवीय मदद पहुंचाने के लिए तुर्की के कुछ एक्टिविस्ट 6 शिप्स में मानवीय मदद लेकर गजा की ओर निकल पड़ते हैं।
अभी ये शिप्स मेडिटेरेनियन सी में गजा से लगभग 130 किलोमीटर दूर इंटरनेशनल वाटर्स में ही थी कि इजरायली फोर्सेस ने हमला कर दिया और इस हमले में 10 लोगों की मौत हुई। जब ऑटोप्सी रिपोर्ट आई तो पता चला कि 10 के 10 लोगों की मौत गोली लगने से हुई है और इजरायली आर्मी ने जानबूझकर गोली मारी है, क्योंकि किसी को पीठ में गोली मारी गई थी, तो किसी को सर के पीछे, तो किसी को सिर्फ 45 सेंटीमीटर की दूरी से गोली मारी गई थी। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इजरायली आर्मी ने जानबूझकर गोलियां मारी थी, क्योंकि ऑटोप्सी रिपोर्ट में यह भी लिखा था कि इन 10 लोगों को 30 गोलियां मारी गई थी और ये 30 की 30 गोलियां इंटैक्ट थी, यानी इनका शेप नहीं बिगड़ा था। तो ये फॉरेंसिक के कॉन्टेक्स्ट में काफी इंपॉर्टेंट था। इंपॉर्टेंट ऐसे था कि जब किसी गन से फायरिंग की जाती है और गोली जाकर सीधा बॉडी पर लगती है तो गोली अपना शेप लूज नहीं करती है, लेकिन अगर गोली जाकर किसी दीवार पर या मेटल पर हिट करती है तो गोली अपना शेप लूज कर देती है, उसकी शक्ल बिगड़ जाती है। लेकिन यहाँ पर जितनी भी गोलियां इन विक्टिम्स को मारी गई थी वो सारी की सारी इंटैक्ट थी, उन्होंने अपना शेप लूज नहीं किया था। और इससे साफ था कि इजरायली आर्मी ने जानबूझकर इन लोगों को गोली मारी है। इतने साफ एविडेंस होने के बाद भी इजराइल पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और ना ही इंटरनेशनल मीडिया ने यह सवाल उठाया। इसके उलट इंटरनेशनल मीडिया इजराइल के लिए सिंपैथी गेन करती है। सबूत के लिए ये वाली हेडलाइन देखिए, ये टाइम मैगजीन की 2016 की हेडलाइन है, जिसमें टाइम मैगजीन ने बताया है कि अब सिर्फ 1 लाख हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर्स बचे हैं। हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर्स बेसिकली वो लोग हैं जो 1939 से लेकर 1945 के बीच में यूरोप में जो प्रोसिक्यूशन हुआ था यहूदियों का, उसमें जो लोग बच गए थे उन्हें ही हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर्स कहते हैं। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या है, इसमें यही तो लिखा है कि 1 लाख हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर्स बचे हैं, लेकिन रुक जाइए, ये वाली हेडलाइन भी देख लीजिए। ये जेरूशलम पोस्ट की जनवरी 2020 की हेडलाइन है, जिसमें जेरूशलम पोस्ट बताता है कि 1,92,000 हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर्स इजराइल में रह रहे हैं। अभी चौंकिए मत, ये भी देख लीजिए, ये दी इकोनॉमिस्ट का जनवरी 2020 का एक आर्टिकल है जिसमें दी इकोनॉमिस्ट बताता है कि अब सिर्फ 4 लाख हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर्स बचे हैं। मतलब पहले 1 लाख, फिर 1,92,000, फिर 4 लाख। और जहां तक मुझे पता है जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है वैसे वैसे हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर्स की संख्या तो घटनी चाहिए, लेकिन यहाँ सारा गणित उल्टा चल रहा है। इन हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर्स की संख्या घटने के बजाय बढ़ रही है। इस तरह से इंटरनेशनल मीडिया जिसको चाहती है विलन बना देती है, जिसको चाहती है हीरो बना देती है। ये मैटर नहीं करता कि आप कितने अच्छे हैं या कितने बुरे हैं। इसलिए जब मीडिया किसी के बारे में पॉजिटिव या नेगेटिव बात करे तो उनकी बात पर पूरी तरह से भरोसा करने से पहले ये जानने की कोशिश जरूर करें कि मीडिया ऐसा बोल क्यों रही है। बाकी मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।